नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। झारखंड में विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री ने चाईबासा में भी एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी के भाषण चुनाव वाले ही हो गए। उन्होंने अपने भाषण का फोकस आदिवासियों पर रखा। इसके साथ ही उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और माटी भी छीन रहे हैं। इसे बचाने के लिए एनडीए की सरकार को लाना होगा। पीएम मोदी के बेटी वाले बयान पर कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस देश में बेटी को पूजा जाता है वहां ऐसी घटिया बात सिर्फ और सिर्फ वो आदमी बोल सकता है जिसके मन में महिला के लिए रत्ती भर इज्जत ना हो। सोचती थी नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र और मुजरे से ज्यादा नीचे नहीं गिर सकते हैं, लेकिन वो गिर गए हैं। शर्मनाक है। नीतीश लगातार खबरों में बने हुए हैं, कभी चुप्पी को लेकर, कभी पैर छूने को लेकर। अब कहा जा रहा है कि बीजेपी का यानी योगी का बटोगे तो कटोगे नीतीश और नायडू दोनों की गले की हड्डी बन गया है। वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक का कहना है कि भाजपा के बटोगे तो कटोगे नारे को संघ ने भी मूक सहमति दे दी है। साफ है आने वाले चुनाव पार्टी इसी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेगी। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि भाजपा को इससे बड़ा लाभ होने की संभावना है, क्योंकि हिंदुत्व का चेहरा बन चुके योगी आदित्यनाथ इस नारे के साथ आगे बढ़ते हैं तो नतीजे काफी हद तक भाजपा के पक्ष में होंगे। लेकिन फिलहाल केंद्र की मोदी सरकार की दो महत्वपूर्ण बैसाखियां यानी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इस मुद्दे पर भाजपा के साथ रहेंगे क्या, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि आगामी शीतकालीन सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार करने के लिए गठित संसदीय समिति अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करेगी। इसी के मद्देनजर जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने केंद्र सरकार पर सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं और अगर इन्हें बांटा गया तो इससे देश को गंभीर नुकसान पहुंचेगा। मौलाना मदनी ने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश से मुसलमानों की भावनाओं का सम्मान करने और इस विधेयक का समर्थन न करने के लिए भी चेताया है, जिससे नीतीश और नायडू की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। जल्द ही आंध्र प्रदेश में जमीयत उलेमा हिंद का एक बड़ा जलसा करने जा रहा है, जिसमें वो चंद्रबाबू नायडू से ये सवाल करेगा कि अगर वक्फ संशोधन बिल पास होता है तो उसके जिम्मेदार चंद्रबाबू नायडू होंगे। तो क्या इतने बड़े वर्ग से सियासी नाराजगी मोल लेने के लिए नीतीश और नायडू तैयार हैं? बहरहाल, क्योंकि मदनी ने एनडीए सरकार की स्थिरता पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर ये विधेयक पारित हुआ तो दोनों बैसाखियां यानी नीतीश और नायडू इसके नतीजे से बच नहीं सकेंगे। तो क्या भाजपा के ब्रह्मास्त्र बटोगे तो कटोगे नारे के सामने नीतीश नायडू धराशायी हो जाएंगे या कोई फैसला लेंगे, ये तो समय बताएगा। मुंबई के अणुशक्ति नगर विधानसभा सीट से शिंदे गुट ने अपने उम्मीदवार अविनाश राणे का नामांकन वापस ले लिया है। इस सीट से अजित पवार गुट से नवाब मलिक की बेटी सना मलिक चुनाव लड़ रही हैं। महायुति ने यह कहा है कि अलायंस से एक ही उम्मीदवार होना चाहिए। महाराष्ट्र में नामांकन वापस लेने की समय सीमा सोमवार दोपहर 3 बजे थी। बता दें सोमवार को सभी राजनीतिक दलों ने बागियों और नाराज नेताओं को मनाने की पूरी कोशिश की। उनकी कोशिश रंग भी लाई, कई नेताओं ने नामांकन वापस भी ले लिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ने बड़ा एक्शन लिया। आयोग को अब विपक्ष की शिकायत पर शिकायत करने के बाद राज्य की शीर्ष पुलिस अधिकारी यानी डीजीपी रश्मि शुक्ला का ट्रांसफर करना पड़ा है। आयोग ने चीफ सेक्रेटरी सुजाता सोनिक से डीजीपी के पद पर नियुक्ति के लिए 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम मांगे हैं। इनमें से ही किसी एक अधिकारी को डीजीपी के पद पर नियुक्ति मिल सकती है। बता दें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने आरोप लगाया था कि रश्मि शुक्ला ने फिर विपक्षी नेताओं के फोन टैप करने का आदेश दिया है, इसलिए उन्हें पद से हटाया जाए। इससे पहले बाकी सारे विपक्षी दल भी चुनाव में धांधली के चांसेस बढ़ने की आशंका जता रहे थे और डीजीपी रश्मि को हटाने की मांग कर रहे थे। बता दें इससे पहले कांग्रेस ने भी ऐलान किया है कि वो चुनाव आयोग से अब कानूनी तरीके से निपटेगा, कोर्ट जाएगा, इसके बाद यह फैसला आया है। कनाडा के ब्रैम्पटन में हुए एक हिंदू मंदिर में हमले पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का बयान आया है। उन्होंने इस हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि चरमपंथियों और अलगाववादियों द्वारा कल ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में किए गए हमले की हम निंदा करते हैं। हमने कनाडा सरकार से बात की है और ये सुनिश्चित किया कि पूजा स्थलों को ऐसे हमलों से बचाया जाए। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि इस हिंसा से जो भी शामिल हैं उन्हें पकड़ा जाए। हमें कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों के बचाव और सुरक्षा की बहुत चिंता है।
जायसवाल ने कहा कि भारतीयों और कनाडाई नागरिकों को समान रूप से सेवाएं प्रदान करने के लिए हमारे वाणिज्य दूतावास बिना डरे काम करते रहेंगे। भारत और कनाडा के रिश्ते अब तक के सबसे बुरे दौर में हैं। इस बीच कनाडा में हिंदू मंदिर में श्रद्धालुओं पर खालिस्तानी समर्थकों ने हमला किया। हमले के बाद कैनेडियन नेशनल काउंसिल ऑफ हिंदू ने बड़ा कदम उठाया है। इस संगठन ने बड़ा फैसला लेते हुए वहां के सभी नेताओं को हिंदू मंदिरों में एंट्री पर रोक लगा दी। संगठन ने घोषणा की है कि जब तक खालिस्तानी समर्थकों पर एक्शन नहीं होता है और मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को टाइट नहीं किया जाता है, तब तक यहां पर किसी नेता को नहीं आने दिया जाएगा। हालांकि संगठन ने कहा है कि कोई भी नेता यहां पर भक्त के रूप में दर्शन कर सकता है। कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के बाहर भारी पुलिस तैनात की गई है। वायरल वीडियो में कुछ लोगों को मंदिर का गेट तोड़ते हुए और परिसर के अंदर हिंदू भक्तों पर हमला करते देखा गया। पील क्षेत्रीय पुलिस के प्रवक्ता ने एएफपी को बताया, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस हमले के पीछे सिख अलगाववादियों का हाथ बताया जा रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने स्वतंत्र रूप से और सुरक्षित रूप से धर्म का पालन करने के अधिकार को बरकरार रखते हुए सोमवार को टोरंटो के पास एक मंदिर में हिंसा को अस्वीकार कहा। भारत के ओटावा मिशन ने इसे निराशाजनक स्थिति बताई है। कनाडा के विपक्षी नेताओं ने भी हिंदू मंदिर पर हमले की निंदा की है। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियर पॉलिवेयर कनाडा के नेता प्रतिपक्ष हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में श्रद्धालुओं पर हमला पूरी तरह से अस्वीकार है। कनाडा में सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक रीति रिवाज अपनाने की आज़ादी है। हम इस हिंसा की कड़ी निंदा करते हैं। मैं अपने देशवासियों को एकजुट करूंगा और अव्यवस्था खत्म करूंगा। वहीं ट्रूडो सरकार पर हमलावर रहने वाले पीपुल्स पार्टी ऑफ कनाडा के नेता मैक्सिम बर्नियर ने हमले का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि खालिस्तानी सिख ब्रैम्पटन के हिंदू मंदिरों में श्रद्धालुओं पर हमला कर रहे हैं। हमें इससे तनाव लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विविधता ही हमारी ताकत है। मैक्सिम बर्नियर ने आखिरी लाइन में पीएम ट्रूडो पर तंज किया है। टोरंटो के सांसद केविन वुआंग ने भी मंदिर में हुए हमले की निंदा की और आरोप लगाया है कि कनाडा ऐसे उपद्रवियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि देश के नेता हिंदुओं को सुरक्षा देने में नाकाम रहे हैं, जिस तरह से वो कनाडाई ईसाइयों और यहूदियों की सुरक्षा करने में नाकाम रहे। कनाडा के ब्रैम्पटन के हिंदू मंदिर पर हमले के बाद मंदिर के बाहर हिंदुओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मंदिर के पुजारी ने कहा कि हमला कनाडा में रह रहे हिंदू समाज पर नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के हिंदुओं पर है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे को कनाडा के मंदिर के बाहर दोहराते हुए उन्होंने कहा कि बटोगे तो कटोगे। बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये नारा दिया था। एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, बटोगे तो कटोगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। इसके बाद ये नारा चर्चा में बना हुआ है। चुनाव आयोग ने अब केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तारीखों में बदलाव कर दिया है। पहले ये उपचुनाव 13 नवंबर को होने वाले थे और अब 20 नवंबर को होंगे। बदलाव का कारण वही बताया गया है जो हो सकता था, त्योहार। दरअसल त्योहार ने सोचा था कि 13 नवंबर को अचानक से आ जाऊंगा और सबको सरप्राइज दे दूंगा, इसलिए चुनाव आयोग को त्योहारों की तारीख पहले पता ही नहीं थी। वो तो चुनाव आयोग के सीक्रेट एजेंट हैं, जिसके कारण उन्होंने 13 सितंबर से पहले ही त्योहार की चाल पता लगा ली और उपचुनाव टाल दिए, जिस कारण चुनाव आयोग के समर्थक लोग उसकी तारीफ कर ही जा रहे हैं। विरोधी तो वैसे भी विरोध करेंगे। चुनाव आयोग ने केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव टाल दिए हैं। कारण बताया है त्योहार। केरल में 13 से 15 नवंबर तक कलपाथी रास्थोल सेवम मनाया जाएगा। इससे वोटिंग पर असर पड़ सकता है। इंडियन एक्सप्रेस ने बताया है कि केरल में वोटिंग की तारीख टालने की मांग कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की थी। इसकी जानकारी चुनाव आयोग के सूत्र ने दी है। पंजाब की भी टालने की मांग कांग्रेस के हिसाब से की होगी, क्योंकि 15 नवंबर को गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है और यूपी में बीजेपी और उसकी सहयोगी आरएलडी और बीएसपी ने टालने की मांग की है। बीएसपी ने बीजेपी को चकमा देते हुए उनके सुर में सुर मिला दिए। वैसे मायावती कभी मिलाती नहीं है, हालांकि फिर भी उन्हें बीजेपी की बी टीम विरोधी लोग कहते रहते हैं। खैर, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने टालने की मांग की, क्योंकि 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है। ज्यादातर सब 15 नवंबर को ही त्योहार हैं, इसलिए 15 नवंबर के चुनाव को, माफ कीजिए 13 नवंबर के चुनाव को 20 नवंबर का कर दिया गया, क्योंकि 15 नवंबर को त्योहार हैं।
13 को नहीं है तो क्या हुआ। हालांकि खास बात यह रही कि राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन सबसे बड़ा स्नान होता है, लेकिन राजस्थान के उपचुनाव नहीं टाले गए, उत्तर प्रदेश के टाल दिए गए। है ना खास बात। और कांग्रेस दिन रात रोती रहती है कि चुनाव आयोग हमारी बात नहीं सुनता, तो उसकी बात भी सुन ली गई है। सूत्रों ने बताया कि सुन ली गई है, इसलिए सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि चुनाव आयोग की इसके कारण काफी तारीफ हो रही है। अब चुनाव आयोग को तारीफ बटोरने में समय लगेगा। यूपी में उपचुनाव टाले जाने के बाद अखिलेश यादव ने बयान दिया है। अखिलेश ने कहा कि टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख। भाजपा इतनी कमजोर पहले कभी न थी। दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में महाबेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे देश में काम रोजगार के लिए जाते हैं, वो दिवाली और छठ की छुट्टी लेकर उत्तर प्रदेश आए हुए हैं और उपचुनाव में भाजपा को हराने के लिए वोट डालने वाले थे। जैसे ही बीजेपी को इसकी भनक लगी, उसने उपचुनावों को आगे खिसका दिया, जिससे लोगों की छुट्टी खत्म हो जाए और वो बिना वोट डाले ही वापस चले जाएं। ये भाजपा की पुरानी चाल है, हारेंगे तो टालेंगे। पीडीपी के विधायक वहीद उर रहमान परा ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा वापस दिलाने और अनुच्छेद 370 को हटाने के विरोध में जम्मू कश्मीर विधानसभा में प्रस्ताव रखा, जिसके बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा शुरू हो गया। उनके इस प्रस्ताव का बीजेपी विधायकों ने विरोध किया। इस पर प्रस्ताव को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी विधानसभा में अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमें मालूम था कि इस तरह की तैयारी की जा रही थी। मैं आज सियासी तकरीर करना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने कोई सियासी बात नहीं की। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले पर अपनी मोहर नहीं लगाई है। अगर लगाई होती तो नतीजे अलग होते। हम इस तरफ बैठे हैं उनकी वजह से, जिन्होंने 5 अगस्त 2019 के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। हाउस इसे किस तरह रिफ्लेक्ट करेगा, इस पर किस तरह बातचीत होगी, इसको किस तरह रिकॉर्ड पर लाया जाएगा, ये एक सदस्य तय नहीं करेगा। जो प्रस्ताव आज लाया गया है उसकी कोई अहमियत नहीं है। कैमरे को दिखाने के अलावा इसका कोई मकसद नहीं। अगर मकसद होता तो शायद ये लोग हमारे से मशवरा करके तय करते कि हाउस की तरफ से क्या बात होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा में अब्दुल रहीम राथर को स्पीकर चुन लिया गया है। वो केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर जम्मू कश्मीर के पहले स्पीकर हैं। राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उनको पूरे सदन की तरफ से बधाई दी। झारखंड में चल रहे चुनाव प्रचार के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जबरदस्त झटका लगा। सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, जबकि 23 नवंबर को वोट की गिनती होगी। सोमवार सुबह उत्तराखंड के अल्मोड़ा के मारचुला में यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। स्थानीय लोगों की मदद से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। अल्मोड़ा जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी विनीत पाल ने बताया कि बस दुर्घटना में 22 लोगों की मृत्यु हुई है, कोई 23 बता रहा है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक अल्मोड़ा के एसपी ने हादसे में 36 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। उत्तर प्रदेश के आगरा में बड़ा हादसा हो गया है। आगरा के कागारौल के सोनगा गांव के पास वायुसेना का विमान क्रैश हो गया। विमान खाली खेतों में गिरा था। जमीन पर गिरते ही विमान में भयंकर आग लग गई। विमान में पायलट समेत 2 लोग मौजूद थे। गनीमत है कि हादसे में जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। प्लेन का पायलट क्रैश से पहले विमान से निकलने में सफल रहा। इस विमान ने आदमपुर हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। अमेरिका में हर सर्वे का अनुमान अलग अलग नजर आ रहा है, लेकिन कांटे की टक्कर सभी बता रहे हैं। 538 के नवीनतम पोल्स ट्रैकर ने हैरिस को बहुत कम अंतर यानी 1% से आगे दिखाया। ट्रंप के 46.9% के मुकाबले हैरिस का औसत 47.9% है। तथाकथित ब्लू वॉल स्टेट्स या स्विंग स्टेट्स में जो आमतौर पर डेमोक्रेट को जाते हैं, वहां मुकाबला कड़ा है। जैसे ट्रंप पेंसिल्वेनिया में हैरिस के 47.6% समर्थन के मुकाबले 47.9% का समर्थन लेकर थोड़ा आगे हैं, जबकि हैरिस मिशिगन और विस्कॉन्सिन में 1% से आगे हैं। सर्वे के मुताबिक आयोवा में एक संभावित बड़ा राजनीतिक बदलाव दिखाई दे रहा है। ऐसा राज्य जहां ट्रंप ने 2016 और 2020 में जीत हासिल की थी, लेकिन अब सर्वे बता रहा है कि यहां हैरिस को 47% और ट्रंप को 44% समर्थन हासिल है। इस तरह हैरिस आयोवा में ट्रंप से 3% समर्थन लेकर आगे हैं। डैश मोइनिस रजिस्टर अखबार और मीडिया कॉम द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित सर्वे में दिखाया गया है कि हैरिस को महिलाओं से समर्थन मिल रहा है।
विशेष रूप से पुराने स्वतंत्र मतदाताओं से जो किसी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन का समर्थन नहीं करते हैं। वहीं सर्वेक्षणों से पता चल रहा है कि केवल 89% रिपब्लिकन ने ट्रंप का समर्थन किया है, जिसका मतलब है कि वो अपना आधार सुरक्षित रखने में मुश्किल में हैं। एटलस इंटेल के नवीनतम सर्वे से पता चला है कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप सबसे आगे हैं, खासकर सभी 7 स्विंग राज्यों में वो अब कमला हैरिस के चुनौती बन गए हैं। सर्वे से पता चला है कि लगभग 49% उत्तरदाताओं ने कहा कि वो आगामी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को वोट देंगे। इस तरह रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप ने डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस पर 1.8% वोट की बढ़त बना ली है। इस सर्वे के मुताबिक ट्रंप नेवादा में हैरिस 1%, जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना में 2% और एरिजोना में 3% से आगे हैं। यही सर्वे 1 और 2 सितंबर को किया गया है। इनमें पूरा फोकस स्विंग स्टेट्स पर रहा, क्योंकि नतीजे का फैसला यही 7 स्विंग राज्य करते रहे। पिछले 4 दिनों से दोनों प्रत्याशियों ने इन्हीं स्विंग राज्यों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।